पश्चिम बंगाल से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, ऐसा लगता है उससे वहाँ की मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी का संतुलन ही गड़बड़ा गया है। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स के सोशल टिप्स वाले सेक्शन में। आज बात करेंगे एक बार दोबारा ओशियन नेटवर्क की वीडियो की, रिएक्शन वीडियो की, जो मैं रिएक्शन दे रहा हूँ इस पर, और मैं सहमत हूँ उनकी बात से। 22 से 32 सीटें मिल रही है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। कहने का मतलब है दोस्तों कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन होने की संभावना है, टीएमसी के मुकाबला है। और कांग्रेस और वामपंथी दलों को तो ममता बनर्जी ने अपील की है वहाँ पर कि मुसलमानों से कि वोट वो केवल टीएमसी को दें और कहीं इधर उधर मत दें। भाजपा के खिलाफ अकेली वही पार्टी है जो लड़ रही है। अपनी अलायंस पार्टियों के लिए भी ये अपील कर रही है कि उनको वोट ना दें। बहुत खतरनाक मुख्यमंत्री है दोस्तों। भारतीय सिनेमा इतिहास में इतने जहरीले मंत्री बहुत कम हुए हैं। अरविंद केजरीवाल तो इसका बच्चा है एक तरह से। शरद पवार वगैरह भी सब हल्के पड़ जाते हैं, भ्रष्टाचार की अमाउंट में ज़्यादा है मगर खतरनाक कम है। उद्धव ठाकरे वगैरह ये सब ममता बनर्जी के आगे फेल है मेरे हिसाब से। ममता बनर्जी सबसे खतरनाक नेता है। और ये बकवास कितना करती है, बकवास इतना करती है कि इसे जय श्री राम बोल दो इसके सामने तो उस आदमी के खिलाफ खड़ी हो जाती है। जय श्री राम बोलने पे उस पर दुनिया भर की तोहमतें लगाती है। मुसलमानों को खुश करने के लिए बकवास करती है। जगन्नाथ धाम मंदिर के लिए 145 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कर रही है। बाकी मुसलमानों के लिए, मौलवियों के लिए स्कीमें निकालती रहती है। इस बार पंडे पुजारियों के लिए भी निकाली, हिंदू धर्म के लिए कोशिश कर रही है। दुर्गा माता की पूजा करने की कोशिश की है अभी नवरात्रे में, वहाँ भी इसका काफ़ी मजाक उड़ा। नौटंकी करती है, अब्बा डब्बा बोलती रहती है। बाकी दोस्तों मुझे बहुत खतरनाक लगती है ये कहती है कि सनातन धर्म अगर आ गया है, बीजेपी दोबारा आ गई तीसरी बार, 2 बार तो आ चुकी है, तीसरी बार लोकसभा इलेक्शन जीत गई तो नाश्ते में गोमूत्र मिलेगा और खाने में दोपहर में गोबर मिलेगा। इन हरामजादों से पूछो, ममता बनर्जी से, हरामजादी से, कि गोबर कभी खाया जाता है? गाय का गोबर खाया जाता है? भैंस का गोबर खाया जाता है? किसने कहा तेरे को? गोमूत्र तो पिया जाता है, मैंने खुद पिया 2 साल। देसी घी के रेट से मिलता है गोमूत्र, आप सर्च कर लो। नहीं पी सकते मत पियो, कोई दिक्कत नहीं। गोमूत्र तो एक दवाई है, पूरे विश्व में यूज होती है, इस्तेमाल होती है, आप मत पियो। मगर ये किसने कहा कि आपको पीना ही पड़ेगा? ये गलत है। सनातन किसी पे जबरदस्ती नहीं करता, क्या जरूरत है? हम पूजा करते हैं, आप पूजा मत करो, आप बेफिक्र रहो। ये बकवास करती है दोस्तों, इसकी बकवास चलती भी है। अभी बीच में से नाटक किया था, किसी ने धक्का दिया, वो किया, नौटंकी इनकी चलती है दोस्तों। अच्छा, वहाँ की जनता जो है ना, वो भी जिम्मेदार है, वो भी जिम्मेदार है। और वहाँ की दलित जनता है। अब वहाँ पे कहते हैं जी वो सीए लागू नहीं होने देगी, एनआरसी लागू नहीं होने देगी, यूसीसी लागू नहीं होने देगी। इसकी क्या औकात है? सीए तो लागू भी हो चुका ऑनलाइन। वहाँ पे अब सबको वो मिलेगी नागरिकता भारत की। मथुआ समाज है 1 करोड़ 80 लाख कम से कम, और 12-13 लोकसभा सीटों पे 42 में से वो महत्व रखते हैं 12-13 लोकसभा सीटों पर। और मथुआ समाज के अलावा दलित श्रेणी में ही, दलित वर्ग में ही राजवंशी श्रेणी भी आती है, उनकी भी तादाद काफी, तो उनको मिलेगा। ये कौन होती है कहने वाली सीए लागू नहीं होने देगी? इसका क्या मतलब? ऑनलाइन लागू भी हो चुका हो तो ऑनलाइन ही होता है, वो आवेदन मांग लिए गए। दोस्तों बहुत जहरीली मुख्यमंत्री है, बड़ी हराम है। लेकिन वहाँ की जनता जो है ना, जो दलित जनता है, जो संदेश खाली में हुआ था 192 या 198 महिला कैदियों के साथ जिन्हें दंश झेलना पड़ा था बलात्कार का, जिन्हें गर्भवती बना दिया गया, जिनका कसूर नहीं था, और बलात्कार की
अत्याचार उन पे किया गया, वो है इस लायक। क्योंकि जब आप सामने वाले के अत्याचार सहने के लिए अपने आप को बर्दाश्त कर रहे हो तो मरो। चुनोगे ममता बनर्जी को और शासन चाहिए आपको मोदी जी का, वो नहीं मिलेगा। आपको सनातन को ही चुनना पड़ेगा। हिंदुओं एक हो जाओ सारे, वोट करो पूरा। अब जिस दिन दिल्ली में वोट होगा मैं दिल्ली में वोट डालने जाऊंगा, चाहे मुझे किराया कितना ही खर्च करना पड़े, मेरा फर्ज है। मैं अपने बच्चों को भी बोलूंगा, हिमांशु तो घर वहीं रहता है दिल्ली में, दीपा पुणे में रहती है, उससे बोल दूंगा बेटा ट्रेन करके आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 2000 3000 खर्च हो जाए कोई परवाह नहीं है, वोट डालो बेटा, वोट डालने की आदत डालो, अच्छा लगता है। बाकी दोस्तों 15 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा लंबी नहीं है, एक बार देख लेते हैं। ओशियन नेटवर्क है, टॉप 10 की लिस्ट से बाहर इसलिए किया हुआ क्योंकि दोस्तों बहुत बुजुर्ग हैं ये, भाऊ तोसरेकर और ये जो है अपना ओशियन नेटवर्क के जो हैं, इनको मैं इस लिस्ट से बाहर इसलिए रखता हूँ दोस्तों, इनका मुकाबला नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त ज्वलंत इनकी राजनीति है। थोड़ा स्लो बोलते हैं, 30% स्पीड बढ़ाइए। पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर लास्ट में एक लाइन का उपसंहार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, ऐसा लगता है उससे वहां की मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी का संतुलन ही गड़बड़ गया है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, जिस तरीके से लोगों का रिएक्शन देखने को मिल रहा है और जो जमीन से सूचनाएं आ रही हैं, इधर जो सर्वे आए हैं, ओपिनियन पोल वगैरह जितने भी, उसमें भी ये जानकारी दी जा रही है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 22 से लेकर के 30-32 सीटें तक जीत सकती है। इतना जबरदस्त इस समय वहां पर अंडर करंट है। और संदेश खाली को लेकर के, दूसरे तमाम मुद्दों को लेकर के ममता बनर्जी की जो तुष्टीकरण की राजनीति रही है, खासतौर से जो एक बड़ा वर्ग है हिंदुओं का, उनके प्रति उनकी जो अब तक की नीति रही है, उसको लेकर के बड़े जबरदस्त रिएक्शंस हैं। और जिस तरह ममता बनर्जी ने CAA का विरोध किया है, NRC को लेकर के या UCC को लेकर के उन्होंने जिस तरह की इधर बयानबाजी की है, वो उनके उल्टे ही पड़ रही है, उनके गले में पड़ रही है। और लोगों के जो रिएक्शंस हैं वो बता रहे हैं कि साहब पश्चिम बंगाल में तो इस बार कुछ और ही होने जा रहा है। और जैसी संभावना व्यक्त की जा रही है, जैसी सूचनाएं आ रही हैं, वो अगर फलीभूत हो गई, वो अगर सच साबित हो गई, तो आप ये तय समझिए कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे और ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी होगी। ममता बनर्जी जलपाईगुड़ी में थी और वहां उन्होंने जो जो कहा है, वो वीडियो वायरल है। आप जलपाईगुड़ी ममता बनर्जी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और वहां का जो इनका भाषण है, ये इंगित करता है, ये प्रमाणित करता है, ये शो करता है कि ममता बनर्जी एक्चुअल में, जब होता है ना कि किसी खेल में खिलाड़ी को ये दिखाई दे कि मैं सब कुछ हार रहा हूं, तो उसके बाद जो कुछ वो करता है आखिरी टाइम पर, वैसा ही कुछ लग रहा है ममता बनर्जी का ये भाषण सुनकर के। मैं वो वीडियो तो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन ऑडियो आपको सुनवाता हूं और आप जरा सुनिए ध्यान से और फिर अंदाजा लगाइए कि ममता बनर्जी अंदर से किस कदर हिल चुकी हैं। सुनिए। जिसमें आपका धर्म का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, खाने पीने का नहीं रहेगा, आपका कोई नहीं रहेगा। क्या कर दिया, आपको रोजगार छीन लेगा, कोई चुनाव आयोग उस सामने नहीं होगा। इसी के लिए अगर देश को बचाने चाहते हो तो आप लोग जरूर एक वोट दियो कांग्रेस को, थोड़ा फुटबॉल देने के लिए। थोड़ा हिंदुस्तान में पूरा जितना भी हमारी पार्टी है, दोस्त पार्टी है, उसको साथ मिलके हम लोग गवर्नमेंट बनाएंगे। लेकिन बंगाल में तृणमूल कांग्रेस इज द ओनली पार्टी हु इज फाइटिंग बैटल अगेंस्ट बीजेपी। So please cast your vote in favor of Trinamool Congress and in favor of Jaspreet Kaur। ममता बनर्जी, अगर आप ध्यान से नहीं सुन पाए हैं या वॉइस में कुछ गड़बड़ थी, तो मैं आपको उसका जिस्ट बता देता हूँ। इन्होंने कहा कि ये जो CAA है, ये जो UCC है, ये जो NRC है, खास तौर से UCC,
जिसको लाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इस बार की है कि हम जो यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है उसको लाएंगे, उसको लागू करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती भी है। अगले 5 साल में उसको लागू करेंगे, ये उन्होंने कह दिया है अपने घोषणा पत्र में। ममता बनर्जी का कहना है कि अगर ये लागू हो गया तो आपकी जो धार्मिक पहचान है वो खो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आपके जो अधिकार हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, जिस तरह लोगों को डरा रही हैं, भड़का रही हैं, और जिस तरह के बयान इनके हाल में आए हैं कि साहब हम ना यूसीसी लागू होने देंगे, ना सीएए, ना एनआरसी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ममता बनर्जी खास तौर से जिनकी वो तुष्टीकरण की राजनीति करती आ रही है उनको भयभीत करने में लगी हुई है। इस भाषण के आखिरी हिस्से में आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि टीएमसी ही एकमात्र पार्टी है जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। यानी वो सीधे सीधे मुसलमानों को और जो भाजपा विरोधी हैं उनको ये संदेश दे रही हैं कि जो कम्युनिस्ट और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं उनको वोट ना दें, यानी मुस्लिम अपना वोट ना बंटने दें और वोट टीएमसी को ही दें। कुछ और चीजें हैं जिससे ये पता चलता है कि ममता बनर्जी इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की आंधी और नरेंद्र मोदी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से किस कदर डरी हुई हैं, भयभीत हैं, आतंकित हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, ये बड़े पैमाने पर त्योहार मनाए जाते हैं और इन दिनों की छुट्टी भी रहती है। आप जानते हैं और आपको याद होगा जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, उसका प्रचार शुरू हो चुका था, तो ये कहीं जा रही थी अपनी गाड़ी में और साइड में खड़े हुए किसी व्यक्ति ने जय श्री राम का नारा लगा दिया था। तो ये अपना काफिला रुकवा करके गाड़ी से कूद पड़ी थी और उस पर बरस पड़ी थी। मतलब जय श्री राम का नारा भी इनके कानों में अगर सुनाई पड़ जाए तो ये किस कदर भड़क जाती थी, ये पिछला विधानसभा चुनाव में हमने देखा। क्या वजह है? कहाँ तो आप जय श्री राम के नारे से इस कदर चिढ़ रही थी। और एक बार नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भी कलकत्ता में एक कार्यक्रम चल रहा था, बहुत गरिमापूर्ण कार्यक्रम था, वहां भी किसी भाजपा कार्यकर्ता ने या दूसरे लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया था, तो ये बिना भाषण दिए, भाषण को बीच में छोड़ करके वहां से चली गई थी। कहाँ तो आपका ये एटीट्यूड था जय श्री राम को लेकर के, भगवान राम को लेकर के, और कहाँ अचानक इतनी बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है कि आपने राम नवमी पर सार्वजनिक अवकाश का ऐलान कर दिया है। और मामला केवल इतना नहीं है कि 17 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश रहेगा, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। इसके अलावा भी इन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जो लगता है कि भीतर से हिल गई हैं, जो एक परसेप्शन बन गया है लोगों की निगाहों में कि ये एंटी हिंदू हैं, एंटी सनातन काम कर रही हैं और भगवान राम की भी विरोधी हैं। क्योंकि जो इंडिया अलायंस का पूरा घटक दल था उसने 22 जनवरी का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह था अयोध्या का, मतलब निमंत्रण पत्र मिलने के बावजूद उसका बाइकआउट किया था। और बाइकआउट करने वाले में ममता बनर्जी भी शामिल थी। ममता बनर्जी खुद नहीं गई, उनका कोई प्रतिनिधि भी नहीं गया। ममता बनर्जी डरी हुई किस लिए है? एक तो जो सीएए लागू किया है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, और अमित शाह ने कह दिया था कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही सीएए देश में लागू हो जाएगा। तो इनको डर इस बात का है कि सीएए लागू होने से खास तौर से जो हिंदू वोट हैं उनका बहुत तेजी से ध्रुवीकरण हुआ है। और जितना ये विरोध करेंगी, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि ये ध्रुवीकरण और तेज होगा। नंबर 2, संदेश खाली में जो घटना हुई है, और मत भूलिए महिलाओं के साथ हुई है, उनकी जमीनें ही नहीं छीनी गई है, उनकी असमत पर हाथ डाला गया है, उनकी इज्जत लूटी गई है। और ये दलित वर्ग से, गरीब वर्ग से आती सारी महिलाएं आती हैं। जो सीएए का लाभार्थी है वो अधिकांशतः चाहे बांग्लादेश से आ रहा है या पाकिस्तान से आ रहा है, उनमें भी अधिकांशतः दलित है, दलित परिवार है। इसका विरोध कर रही हैं। संदेश खाली में जो कुछ हुआ है, शाहजहां शेख को लेकर के जिस तरह की बदनामी हुई है इनकी सरकार की, और तीसरे जो सीएए लागू हो रहा है
उसका पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा स्वागत किस वर्ग ने किया है? एक तो मतुआ समुदाय ने और एक राजवंशी समुदाय ने। और ये माना जा रहा है कि ये दो समुदाय पश्चिम बंगाल में जिसके साथ रहते हैं उसी का पलड़ा भारी हो जाता है। तो ममता बनर्जी को लग रहा है कि CAA अगर लागू करने की घोषणा कर दी है, अगर अधिसूचना जारी कर दी है, इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, आवेदन मांग लिए गए हैं और लोगों को भारत की नागरिकता मिलनी शुरू हो चुकी है, तो पश्चिम बंगाल में इसका इनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। 10 से 12 लोकसभा सीटें ऐसी हैं पश्चिम बंगाल में जहां मतुआ समुदाय और राजवंशी समुदाय जो है वो अकेले मतुआ समुदाय के जो मतदाता हैं उनकी ही संख्या 1,80,00,000 के आसपास बताई जा रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि CAA लागू करने का जो दांव रहा है भारतीय जनता पार्टी का, मोदी सरकार का, वो पश्चिम बंगाल में किस तरीके से ममता बनर्जी की घबराहट और असुरक्षा जो है वो बढ़ा रहा है। दूसरी बात यह है जो मैं कह रहा था कि केवल रामनवमी पर अवकाश ही घोषित नहीं किया है। जो डैमेज हुआ है उसको केवल कंट्रोल करने की रणनीति नहीं है ममता बनर्जी की, घबराहट ही नहीं है, बल्कि ये अभी 2-3 दिन पहले काली मंदिर में पूजा करने के लिए भी गई और पूजा जिस तरीके से कर रही थी उसको लेकर के सोशल मीडिया पर काफी आलोचनाओं का सामना भी इनको करना पड़ा। इधर इन्होंने कुछ मंदिरों के जीर्णोद्धार का भी फैसला किया है, उनका जीर्णोद्धार करवा रही हैं। इसके अलावा सरकारी पैसे से करीब 143 करोड़ रुपए लगा करके जो जगन्नाथ धाम मंदिर है उसको भी बनवा रही हैं। मतलब एक मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं हिंदुओं को कि भाई मेरे बारे में जो सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, मैं तो वैसी नहीं हूं। और इसके अलावा जो ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग कर रही हैं, और मैं बताऊंगा आपको किस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग ये कर रही हैं, तो ये इसलिए कर रही हैं क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस ने जो मिलकर के अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, जो मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, उसका भी प्रेशर ममता बनर्जी पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी को लग रहा है कि अगर मुस्लिम वोट बट गए, जो ये इस वीडियो में भी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी से केवल TMC लड़ रही है, इसलिए अपने वोटों को मत बटने दीजिए और TMC को ही वोट डालिए, तो ये ऐसे ही भगवान राम की शरण में नहीं गई हैं रामनवमी पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करके। ये कितने प्रेशर में हैं और कितनी भीतर से हिली हुई हैं और बौखलाई हुई हैं, आप एक और घटना से अंदाजा लगाइए। इन्होंने जो है इमामों को सरकारी खजाने से पैसा देने का ऐलान किया और जब इन्होंने रिएक्शंस देखे उसके, तो बिना देर किए जो पंडित हैं, जो पुजारी हैं, उनकी सैलरी की भी इन्होंने घोषणा कर दी। एक दिन पहले की बात है, ये 15 अप्रैल की, कूच बिहार में जनसभा को संबोधित कर रही थी और क्या कह रही थी? कह रही थी कि अगर इनको पावर से नहीं हटाया गया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं हटाया गया, तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जो आपकी हमारी खाने की, सोने की आदत है, उस पर भी नियंत्रण करने वाली है। सुबह की चाय के साथ गोमूत्र और दिन के खाने के साथ गोबर खाने को भी ये कहेंगे। इनका फिर से सत्ता में आने का मतलब है कि आम लोगों की जो आजादी है वो छीन ली जाएगी। हर एक की आजादी जो है वो उसके लिए खतरा है भारतीय जनता पार्टी। एक और ऐसी ही इनकी घोषणा, इन्होंने कहा कि वैसे तो रामनवमी को लेकर के और दंगे को लेकर के तमाम तरह की बातें कर रही हैं पिछले करीब 20, 22, 25 दिनों से। इन्होंने कहा कि अगर एक भी दंगा होता है तो उसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा। फिर कहा कि मैं सिंगूर में जब किसानों की जमीनों के लिए संघर्ष कर रही थी तो 26 दिन तक मैं भूख हड़ताल पर बैठी थी, और अब भी क्योंकि ये 55 दिनों का शेड्यूल है चुनाव का, मैं 55 दिन तक चुनाव आयोग के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ सकती हूँ। अभी 11 अप्रैल को इन्होंने ईद की नमाज में हिस्सा लिया कलकत्ता के जो रेड रोड पर, और वहां पर इन्होंने जो स्पीच दिया, इन्होंने कहा कि मैं देश के लिए जान दे दूंगी, लेकिन UCC, NRC और CAA लागू नहीं होने दूंगी। समान नागरिकता संहिता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, स्वीकार्य नहीं है, और आप सबकी सुरक्षा चाहती हूँ। उस पर आपको याद होगा स्मृति ईरानी का एक बयान भी आ गया था कि किसकी सुरक्षा चाहती हैं आप? शाहजहां शेख की सुरक्षा चाहती हैं। तो ममता बनर्जी का जो कुल मिलाकर के इस समय एटीट्यूड है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनी जनसभाओं में इनकी दुखती रग पर हाथ रखा है बार बार, और संदेश खाली की महिलाओं को जो उनका वचन है, उनका जो संकल्प है, उन्होंने जो वादा किया है
कि जो भी आपके अपराधी हैं वो उनको सजा मिले, वो जेल की सींखों के पीछे हों, उनको अंजाम तक पहुंचाए, ये हम सुनिश्चित करेंगे। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो ममता बनर्जी को अंदर से बहुत बुरी तरीके से डरा रही हैं। और जो सूचनाएं इधर आ रही हैं कि पश्चिम बंगाल में तो इस बार पूरा मामला ही उलटने वाला है। भारतीय जनता पार्टी, जिसको पिछली बार 18 सीटें मिली थी, वो 22 से लेकर के 30-32 सीटें जीत सकती है। और ममता बनर्जी की पार्टी जो है वो 10 से 15 सीटों के बीच में कहीं अटक सकती है। उसमें तो ममता बनर्जी का जो आत्मविश्वास था, मुझे लगता है कि वो पूरी तरीके से हिला दिया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए, आपने इनकी वीडियो बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी ओशियन नेटवर्क की। इनको टॉप 10 की श्रेणी में मैं रखूँगा, लेकिन इनको रैंकिंग नहीं दूंगा क्योंकि ये भाऊ तोसरेकर के बाद के वंशज हैं और बहुत ही बेहतरीन किताबें लिखी इन्होंने और ये पत्रकारिता करते रहे हैं काफ़ी समय से। बाकी इन्होंने अपना परिचय भी बीच बीच में दिया। ओमकार चौधरी इनका नाम है, ओशियन नेटवर्क के नाम से इनका चैनल है। इनको इस लिस्ट से इसलिए बाहर रखा है दोस्तों कि ये इस लिस्ट से बाहर ही हैं। एक्चुअली टॉप 10 में तो हैं, मगर रैंकिंग में इनको इसलिए नहीं लिया कि इनका मुकाबला ही कोई नहीं है। ना इनका है ना भाऊ तोसरेकर का। प्रतिपक्ष के नाम से वो चैनल चलाते हैं। महाराष्ट्र के बहुत ज़बरदस्त वो राजनीतिक विवेचना करने वाले मनीषी है, लेखक भी हैं। बाल ठाकरे जी के साथ भी काम कर चुके हैं, वाल्मीकि के संपादक वगैरह भी रहे। तो दोस्तों ये वीडियो देखिए, आपने 22 से 32 सीटें मिल जाएं अगर 42 में से, तो मज़ा ही आ जाए। तो मुकाबला हो जाए टीएमसी की मुख्यमंत्री जो है, वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बानो बनर्जी का, तो मज़ा ही आ जाए। दोस्तों आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट वीडियो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करें सोशल मीडिया पर। थैंक यू वंस अगेन।